चलो, आज ना कॉस्मिक ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं उनको साथ में रिवाइज करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से, बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि दिमाग में एकदम बैठ जाए। शुरू करते हैं। हाँ, तो देखो अपना प्लान ऐसा रहेगा। सबसे पहले एकदम बड़े लेवल से शुरू करेंगे, यूनिवर्स की उत्पत्ति से। फिर थोड़ा और अंदर आएंगे, देखेंगे तारों का जीवन कैसा होता है। उसके बाद अपना घर, हमारा सौरमंडल। फिर और जूम इन करके पृथ्वी और चंद्रमा को समझेंगे कि उनकी गतियां कैसी हैं। और आखिर में पृथ्वी पर जो ये सब लाइंस हैं उनको देखेंगे। मतलब एकदम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, एक फ्लो में। ठीक है, तो पहला टॉपिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सोचते हैं कि ये जो सब कुछ है, ये पूरा यूनिवर्स, इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, कहां से आया ये सब। चलो देखते हैं। देखो, हमारी समझना टाइम के साथ बदली है। बहुत पहले 140 एडी में टॉलेमी ने कहा था कि पृथ्वी बीच में है और सब कुछ उसके चक्कर लगाता है। इसको कहते हैं जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक सालों तक सब यही मानते थे। फिर 1543 में कोपरनिकस आए। उन्होंने कहा, नहीं, पृथ्वी नहीं, सूरज बीच में है। ये थी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक। और फिर काफी बाद में 1920 में हबल ने बताया कि अरे, यूनिवर्स तो फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो दिमाग में एक पिक्चर बनाओ। पहले हम सोचते थे हम सेंटर हैं, फिर पता चला हम सूरज के चक्कर काट रहे हैं, और अब पता चला कि पूरा का पूरा यूनिवर्स ही एक गुब्बारे की तरह फूल रहा है। हाँ, तो ये जो यूनिवर्स फैल रहा है, इसको समझाने के लिए सबसे मेन थियरी है बिग बैंग थ्योरी, जॉर्जेस लेमैथर्ड ने दी थी। अब ये क्या कहती है? ये कहती है कि लगभग 13.7 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स एक बहुत ही छोटे से, एकदम छोटे से पॉइंट में था, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। अब इमेजिन करो, एक राई का दाना। सोचो, एक राई का दाना है जो बहुत बहुत गर्म है और बहुत भारी है, और अचानक वो फैलता है सब तरफ। कोई धमाका नहीं, बस एक एक्सपेंशन, एक फैलाव। और वो फैलाव आज भी चल रहा है, और उसी से सब कुछ बना। ओके, ये पॉइंट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। हमारी आकाशगंगा, मतलब हमारी अपनी गैलेक्सी, उसका नाम है मंदाकिनी। मिल्की वे भी कहते हैं। इसका आकार कैसा है? सर्पिल, मतलब स्पाइरल। अब दिमाग में एक पिक्चर बनाओ, जैसे किसी ने दूध वाली चाय में चम्मच से हल्का सा गोल घुमा दिया हो, वैसा स्पाइरल शेप। और जो उसका सेंटर है, जो बीच का चमकीला हिस्सा है, उसको बल्ज कहते हैं। ये तीन चीजें, मंदाकिनी, सर्पिल और बल्ज, ये याद रखना। ठीक है, यूनिवर्स बन गया। अब उसके अंदर क्या है? अरबों खरबों तारे। तो चलो अब समझते हैं कि एक तारे की लाइफ कैसी होती है, उसका जीवन चक्र। देखो, हर तारे की कहानी शुरू होती है एक नेब्यूला से। नेब्यूला क्या है? बस गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल। इमेजिन करो, जैसे अंतरिक्ष में बहुत घना कोहरा छाया हो। फिर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, इस बादल को खींचता है और ये सिकुड़कर गर्म होने लगता है। तो बनता है एक प्रोटोस्टार, मतलब एक बेबी स्टार। और यहां से उस तारे की किस्मत तय होती है कि वो आगे जाकर क्या बनेगा। और ये सब उसके वजन पर, उसके मास पर डिपेंड करता है। यहीं से दो रास्ते निकलते हैं। तो ये रहे वो दो रास्ते। ऐसा मान लो कि अगर तारे का वजन हमारे सूर्य से 1.4 गुना से कम है, तो वो पहले एक रेड जायंट बनेगा, फिर सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ, और आखिर में जब सारी एनर्जी खत्म तो एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। ये है एक शांत अंत। लेकिन अगर तारा बहुत भारी है, मतलब सूर्य से 1.4 गुना से ज्यादा, तो उसका अंत होगा एकदम धमाकेदार। वो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ फटेगा और पीछे या तो एक न्यूट्रॉन स्टार छोड़ेगा या फिर एक ब्लैक होल। तो सिंपल है, कम वजन मतलब शांति, ज्यादा वजन मतलब ड्रामा। चलो अब जरा और जूम इन करते हैं और अपने घर आते हैं, हमारा सौरमंडल। ये है सूरज, हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर। इसको ना एक प्याज की तरह इमेजिन करो, जिसके बहुत सारी लेयर्स हैं। सबसे अंदर, बिल्कुल बीच में है कोर, जहां सारी एनर्जी बनती है। फिर वो एनर्जी परत दर परत बाहर आती है और आखिर में कोरोना तक पहुंचती है। बस इतना समझो कि एनर्जी अंदर बनती है और बाहर की तरफ ट्रैवल करती है। अब देखो, हमारे जो ग्रह हैं उनको हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जो पहले चार हैं सूरज के पास वाले, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हैं इनर प्लैनेट्स। और ये सब चट्टानी हैं, टेरेस्ट्रियल, मतलब इन पर जमीन है। और फिर जो बाहर वाले चार हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हैं आउटर प्लैनेट्स, और ये सब गैस के बहुत बड़े बड़े गोले हैं, जोवियन।
तो पास वाले रॉकी, दूर वाले गैसी। सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। सोलर सिस्टम में ना सारे ग्रह वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, लेकिन दो ग्रह हैं जो उल्टा चलते हैं। शुक्र यानी वीनस और अरुण यानी यूरेनस, ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ऐसा सोचो कि सब एक तरफ जा रहे हैं और ये दो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ये एक्सेप्शन एग्जाम में पक्का आता है, शुक्र और अरुण। ग्रहों के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे एस्टेरॉइड्स। ये क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पत्थरों की एक बेल्ट है, बस वही है। फिर हैं कॉमेट्स, धूमकेतु। ये बर्फीले पत्थर हैं और इनकी पूंछ हमेशा सूरज से उल्टी तरफ होती है, ये याद रखना। फिर हैं मीटियोर्स, टूटता तारा, जो असल में हमारे मीजोस्फीयर में जलने वाला पत्थर है। और आखिर में ड्वार्फ प्लैनेट्स, जैसे प्लूटो। चलो अब सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने घर पर फोकस करते हैं, हमारी पृथ्वी और उसका चांद। पृथ्वी के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स। ये सूरज से तीसरा ग्रह है और साइज में 5वां। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका एक्शियल टिल्ट 23.5 डिग्री। मतलब पृथ्वी ना एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है, और इसी झुकाव की वजह से मौसम बदलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चांद माना जाता है कि ये तब बना जब थेया नाम का एक प्लैनेट पृथ्वी से टकराया था। अच्छा, अब एक और बात। चांद का जो रास्ता है ना पृथ्वी के चारों तरफ, वो एकदम गोल नहीं है, थोड़ा अंडाकार है। इसका मतलब कभी वो थोड़ा दूर होता है और कभी थोड़ा पास। जब सबसे दूर होता है उसको कहते हैं एपोजी, और जब सबसे पास होता है उसको कहते हैं पेरिजी। याद रखने के लिए ए फॉर अवे मतलब एपोजी और पी फॉर पास मतलब पेरिजी। ग्रहण यानी एक्लिप्स, इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। इमेजिन करो सूरज एक टॉर्च है। सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण में सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है, तो चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, SME। अब लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, इसमें सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है, SEM। बस बीच में कौन है? सारा खेल उसी का है। ओके, अब देखते हैं कि हमारी पृथ्वी चलती कैसे है। इसके दो मेन मूवमेंट्स हैं। देखो, दो तरह की गति हैं। पहली है रोटेशन, घूर्णन। ऐसे समझो जैसे पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर घूम रही है। इस एक चक्कर में लगते हैं 24 घंटे और इसी से दिन और रात होते हैं। दूसरी गति है रेवोल्यूशन, परिक्रमण। अब इमेजिन करो कि वही लट्टू अपनी जगह पर घूमते घूमते सूरज के चारों तरफ भी एक बड़ा चक्कर लगा रहा है। इस बड़े चक्कर में लगते हैं 365 दिन और इसी से मौसम बदलते हैं। तो अपनी जगह पर घूमना रोटेशन, सूरज के चारों ओर घूमना रेवोल्यूशन। अब याद करो वो 23.5 डिग्री का झुकाव। तो जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है तो अपने झुकाव की वजह से कभी उसका उत्तरी हिस्सा सूरज के सामने होता है तो वहां गर्मियां होती हैं, और कभी दक्षिणी हिस्सा। जब सूरज की किरणें सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न, कर्क या मकर रेखा पर पड़ती हैं तो उसे सॉल्स्टिस, संक्रांति कहते हैं, मतलब सबसे लंबा दिन या सबसे लंबी रात। और जब किरणें सीधे इक्वेटर, विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो उसे इक्विनॉक्स, विषुव कहते हैं। हाँ, और ये इक्विनॉक्स शब्द, इसको याद रखना बहुत आसान है। इक्वी मतलब इक्वल यानी बराबर, नॉक्स मतलब नाइट यानी रात, मतलब इक्वल नाइट, बराबर रात। इस दिन सूरज की किरणें सीधे इक्वेटर पर होती हैं और पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। सिंपल। ठीक है, अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं। पृथ्वी पर जो हमने ये इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं उनको समझते हैं। ये जो लेटी हुई लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टल, इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश। इनका मेन काम है पृथ्वी को हीट जोन्स में बांटना। जो बीच का एरिया है इक्वेटर के पास, वो है टॉरिड जोन, सबसे गर्म, क्योंकि यहां सूरज सीधा चमकता है। फिर थोड़ा ऊपर और नीचे है टेम्परेट जोन, जहां मौसम ठीक ठाक रहता है। और एकदम ऊपर और नीचे पोल्स पर है फ्रिजिड जोन, सबसे ठंडा। तो इक्वेटर से जितना दूर जाओगे उतनी ठंड बढ़ेगी। और आखिर में ये एक सवाल है सोचने के लिए। देखो, अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो क्या ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि भारत का टाइम जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर है वो GMT से 5.5 घंटे आगे क्यों है? सारी जानकारी यही है। जरा सोचो इस पर। इसी कैलकुलेशन से पूरी दुनिया का टाइम चलता है।